गढ़चिरौली जिले की तस्वीर बदल रही है। कभी नक्सल प्रभावित जिले के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिले में विकास का जो खाका खींचा वो अब मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। जंगल में गए थे तो जिंदगी अच्छा नहीं रहते सर, लेकिन इधर आने से अभी मेरे को पहले नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। इधर आके दोनों मिलके हम शादी किया, 2 बच्चे भी हो गया। अभी अच्छा जिंदगी हम जी रहे हैं सर। पहले नक्सलग्रस्त था, अभी कैसा है नक्सलग्रस्त सब सिलेंडर हो रहे हैं ना, इसे थोड़ा डेवलप हो रहा है। गढ़चिरौली जो पहले था अभी काफी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, और नक्सलाइट जो पहले थे अभी नक्सलाइट कुछ भी नहीं रहा है। पहले लोग आने के लिए डरते थे, अभी कुछ भी नहीं, कभी आधे रात को भी आ गए और इंटरवल में चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि गढ़चिरौली जिले में गोंडवाना विद्यापीठ आ गया, MBBS कॉलेज आ रहा है, और जैसे नर्सिंग कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज निकल रहे हैं। पहले शिक्षा के लिए लड़के थोड़े डरते थे स्कूल में जाने के लिए, और एब्सेंट का ज़्यादा प्रमाण था। अभी धीरे धीरे एब्सेंट का प्रमाण कम हो रहा है, और स्कूल की जो संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही। लेकिन नक्सल प्रभावित जिले में अच्छे दिन लाना आसान नहीं है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार ये कैसे संभव कर रहे हैं, ये जानने के लिए और देखने के लिए हम खुद गढ़चिरौली आए हैं। देखिए बदल रहे गढ़चिरौली पर श्रेष्ठ भारत की विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा से लगा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला कभी देश में नक्सलवाद के लाल गलियारे का हिस्सा था। नक्सली आए दिन खूनी खेल खेलते, जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर गांवों तक विकास कार्य पहुंचने नहीं देते। सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के साथ पुलिस बल पर भी हमला करने से बाज नहीं आते थे। साल 2009 से 2014 तक इन 6 वर्षों में नक्सलियों ने 128 निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी, तो पुलिस बल पर भी 194 नक्सली हमले किए थे, जिसमें 100 के करीब पुलिस जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 61 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन जिले में हर तरफ दहशत का माहौल था। साल 2014 में राज्य में महायुति की सरकार बनी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिले को नक्सल मुक्त करने के लिए सुरक्षा, विकास और भरोसा जगाने का दूरगामी लक्ष्य रखा। उसके लिए सबसे जरूरी था नक्सलियों की कमर तोड़ना। इसलिए एक रणनीति के तहत 2 मोर्चों पर एक साथ प्रहार किया गया। एक तरफ नक्सलियों की फंडिंग से लेकर हर तरह की मदद करने वाले इकोसिस्टम यानी अर्बन नक्सल लोगों पर नकेल कसना, तो दूसरी तरफ C60 कमांडो फोर्स को और आक्रामक और आधुनिक हथियारों से लैस करना। C60 कमांडो फोर्स महाराष्ट्र पुलिस की नक्सलियों से निपटने के लिए एक तरह की समर्पित और प्रशिक्षित टीम है, जिसका गठन दिसंबर 1990 में किया गया था। तब शुरुआत में इसमें 60 कमांडो शामिल थे, इसलिए नाम दिया गया था C60। तब से ये टीम लगातार घने जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रही है और उनका काल बनकर उभरी है। C60 हमारी एक स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल फोर्स है। लगभग 1000 कमांडोज C60 यूनिट्स में हमारे पास हैं, जो किसी और तरह की हम ड्यूटियों में, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो, क्राइम कंट्रोल की ड्यूटी हो या पेट्रोलिंग ड्यूटी हो, ऐसे किसी भी ड्यूटी में उनका इस्तेमाल नहीं करते। उनका मैंडेट फिक्स्ड है कि वो बस नक्सल विरोधी अभियान करेंगे और माओवादियों की गतिविधियों को किस तरह से गढ़चिरौली में कम किया जा सकता है, एरिया डोमिनेशन हो, इंट बेस्ड ऑपरेशंस हो, केवल हम उसके लिए यूज करते हैं। महीने में लगभग 20 दिन वो घने जंगलों में बिना किसी मदद के घूमते रहते हैं कि ताकि वो एरिया नक्सल मुक्त बना रहे। ये जब जाते हैं अभियान पे तो ये 2-2, 3-3 दिन तक बाहर रहते हैं, 3-3 दिन तक जंगलों में सोते हैं, बिना किसी शेड के घने जंगलों में खुद प्रवास करते हैं, खुद अपना जंगल से ही पानी लेकर के खाना बनाते हैं। और
उसी 3 दिन 4 दिन के अभियान में, जिसमें उन्हें 40 से 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है इस जंगल के टेरेन में, टफ टेरेन में, वो करके ये वापस आते हैं। अगर हम इनके फिगर केवल पिछले 6 साल के देखें तो C60 ने कुछ 5017 अभियान पिछले 6 साल में किया है और लगभग 2 लाख घंटे से ज़्यादा उन्होंने जंगल में बिताए हैं। अगर एक अभियान की हम 40 घंटे की एक अभियान होगी कम से कम एवरेज, तो 2 लाख घंटे से ज़्यादा उन्होंने जंगल में बिताए। C60 कमांडो का ऑपरेशन कोई आसान नहीं होता है, पग पग पर खतरा रहता है और जान पर बनी रहती है। खास करके जो नक्सली हैं वो सड़कों पर और ज़मीन में बारूदी सुरंगें लगाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन बारूदी सुरंगों को पहचानना। एक तरह से जो मैनुअली टीम है, BDDS की टीम एक साथ में रहती है। ये देखिए इस तरह से ये बारूदी सुरंगों की पहचान करते हैं। उनके हाथ में है डीप सर्च मेटल डिटेक्टर और इसके साथ ही एक आप गाड़ी देख रहे होंगे, वो जो गाड़ी है वो गाड़ी में बैठे हुए सर्च किया जाता है, जिसको कहते हैं व्हीकल माउंटेड DSMD, और उसमें स्क्रीन लगी हुई है। जैसे ही कुछ शक होता है वैसे ही उन्हें संकेत मिलता है और फिर स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है कि क्या कहीं इस तरह की बारूदी सुरंगें तो नहीं लगाई गई है। तो लगातार ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है जब भी कोई भी C60 कमांडो की टीम ऑपरेशन के लिए निकलती है। पोजीशन लो। जंगल हो, पहाड़ और नदी, हर विषम परिस्थितियों में भी C60 कमांडो फोर्स ने अपनी काबिलियत दिखाई है और सैकड़ों नक्सलियों को मौत की घाट उतारा है। हालांकि इस दौरान उनके कई जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ जख्मी भी हुए, लेकिन जवानों का जोश हाई है। सर वो जो एक जोश जो है ना, कितना भी कर वो जोश एक बात आदमी के दिल में रहता ना, ठान लेता तो वो खुद मानता ही नहीं दिल के आप दूसरे जगह पर जाओ और काम करो करके। C60 का नाम महाराष्ट्र में नहीं सर, पूरा देश में नाम C60 का चल रहा है, हुआ है। तो उस C60 का एक हिस्सा, एक सदस्य, एक कमांडो होने की वजह से फक्र और गर्व बहुत महसूस करता हूँ सर। और ये जो इनकाउंटर हुआ, गोली लगी, फिर भी हम डटे रहे, 12 माओवादियों को ढेर किया, ये जो गढ़चिरौली का इतिहास है सर, इसी वजह से बहुत गर्व और बहुत फक्र महसूस करता हूँ सर। मैं 27 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, 24 साल C60 को हुआ है। इस फायरिंग के दौरान मेरा कम से कम 55 मेरा फायरिंग हुए है, उसमें डेड बॉडी रिकवर है सर 97। इस डर जो बोलने वाला वो चीज़, वो 2-3 फायरिंग तक ही डर था। अभी हमको, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ये नक्सल हमें मार पाएगा। हमको जो टैक्टिक्स जो है अभी तक ये फील्ड के अंदर नक्सल का क्या है रणनीति, और रणनीति के ऊपर हम काम करते हैं। C60 कमांडो के जोश और फडणवीस सरकार की आक्रामक नीति का नतीजा ये हुआ, साल 2015 के बाद जिले की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। 2015 से 2024 इन 10 सालों में 225 मुठभेड़ों में 187 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा। 316 नक्सली गिरफ्तार हुए तो 224 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्य धारा में आने का फैसला किया। हमारा मेन मकसद है माओवाद गतिविधियों को किस तरह से कम किया जा सके। उसके लिए हम 2 सूत्री नीति अपनाते हैं। एक तो जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार की एक आत्मसमर्पण नीति है जो बहुत ही लुक्रेटिव नीति है 2014 की। वो उसमें कोई भी माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसको अच्छी खासी इनामी राशि दी जाती है। उसके लिए महाराष्ट्र एकमात्र शायद ऐसा राज्य होगा जहाँ पे उनको
जमीन का एक टुकड़ा भी दिया जाता है जो उनके नाम पे किया जाता है, उस पर घर बांध करके देते हैं और उनके रोजगार और स्वयं रोजगार के लिए भी हम संधि प्रोवाइड करके देते हैं। तो आत्मसमर्पण के लिए भी हम प्रयास करते हैं। डेवलपमेंटल एजेंडाज जो गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी गढ़चिरौली पुलिस काफ़ी काम कर रही है, जिससे गढ़चिरौली के अंदरूनी इलाकों में जहाँ पे पीवीटीजीज, माडिया ट्राइब्स हैं और गोंडी ट्राइब्स हैं, उस एरिया में शासन के योजनाओं का लाभ, शासन के रोड, मोबाइल नेटवर्क, ब्रिजेस, ये पहुंचाने के लिए गढ़चिरौली पुलिस सारी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। पिछले 2 साल में हमने 400 4G के मोबाइल टावर्स पूरे गढ़चिरौली में एक्टिव किया है। 400 4G मोबाइल कनेक्टिविटी 3 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के आज के डेट में लाइव हो गए हैं। अंदरूनी से अंदरूनी किलोमीटर में लगभग हमने 400 किलोमीटर के रोड्स बनवा करके लिए हैं, ब्रिजेस बनवा करके लिए हैं। तो डीपेस्ट ऑफ एरियाज जो बरसात के समय में 6-6 महीने तक मुख्य तहसील से कट जाते थे और 6 महीने के लिए उनका संपर्क केवल छत्तीसगढ़ के साथ रहता था, उसको भी हमने महाराष्ट्र से जोड़ने में जो परियोजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में गढ़चिरौली पुलिस ने मदद की है। जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उसके लिए गढ़चिरौली पुलिस खुले बाह से उनका स्वागत करती है। जो लोग हथियार नहीं डाल करके शासन विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियों में अभी भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए नक्सल विरोधी अभियान और न्यूट्रलाइजेशन हमारा अंतिम पर्याय है, जिसपे फिर बाद में हम फोकस करते हैं। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को घर बनाने के लिए जमीन के साथ उन्हें रोजगार भी दे रही है। कभी नक्सली रहे सुशीला और देवसाई पुरेटी आज नवजीवन बस्ती में सामान्य जीवन जी रहे हैं। साल 2013 में आत्मसमर्पण करने के बाद दोनों की मुलाकात हुई, फिर शादी और आज 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। पुलिस की मदद से पति पत्नी दोनों को कोनसरी स्टील फैक्ट्री में नौकरी मिली है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। पहले गांव में थे तो वो लोग आते थे, नाच गाना करते थे, मीटिंग लेते थे, उसके देख देख के बाद हम चले गए। पहले पुलिस का दबाव भी नहीं था, उनका छह करके हम उधर चले गए थे। उधर जाने के बाद पता चला कि फायरिंग होना, ये होना करके सब लोग मरते थे, खाना नहीं मिलते थे, पानी नहीं, नहाने के लिए कुछ नहीं। बाद में सोच के हम सिलेंडर गए। तो तब से आप यहीं रह रहे हैं? यहीं रह रहे 2013 से यहाँ पे। तो सरकार से क्या क्या मदद मिली? सरकार से मैं जमीन भी मिली, घरकुल भी मंजूर कर दिया और उधर से जो उनका मेरा बख्शिश था वो भी मिल गया। पहले का जिंदगी जंगल में गए थे तो जिंदगी अच्छा नहीं रहते सर, लेकिन इधर आने से अभी मेरे को पहले नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। इधर आके दोनों मिलके हम शादी किया, 2 बच्चे भी हो गया, अभी अच्छा जिंदगी हम जी रहे हैं सर। साफ है, जल, जंगल, जमीन बचाने के नाम पर गरीब, अशिक्षित स्थानीय आदिवासियों को ही नहीं, दूसरे राज्यों के युवकों को भी बरगलाने का माओवादियों का भ्रमजाल अब टूट रहा है। हरियाणा में जिंद के रहने वाले असीन राजाराम उर्फ अनिल की कहानी तो हैरान करने वाली है। छात्र जीवन में माओवादियों के बहकावे में आकर पीपल्स वार ग्रुप से जुड़ने के बाद अनिल को गढ़चिरौली में नक्सलियों की प्रचार विंग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही मोह भंग हुआ और अब अनिल का दावा है कि मुख्य धारा में रहकर ही आदिवासियों का कल्याण संभव है। थोड़ा लिखना पढ़ना जानता था, मैं कहानियां लिखता था, आर्टिकल वगैरह लिखता था, तो मुझे प्रभात प्रेस में रखा गया। तो प्रभात प्रेस में मैंने 2006 से 11 तक काम किया। तो साथ में हम दूसरी मैगजीनें भी करते थे, उसके लिए ट्रांसलेशन करते थे, आर्टिकल लिखते थे। तो 11 के बाद फिर मुझे 11 से 2013 तक गढ़चिरौली के अंदर कंपनी 10 है, मिलिट्री विंग के एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया। तो 2013 से फिर 18 तक मैं जो जनसंग्राम प्रेस उड़ीसा स्टेट कमेटी के अंतर्गत थी, उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसका मुझे एडिटर बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। तो उस प्रेस टीम का मैं सेक्रेटरी रहा। तो 2018 तक मैंने उड़ीसा के अंदर जनसंग्राम प्रेस के लिए काम किया। तो कुल मिला के 12 साल तक मैं जंगलों के अंदर जनता और ये पार्टी के लिए इस तरह से मैं काम करता रहा। अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सर, इसमें अचानक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्रोसेस चला। मतलब प्रोसेस इस रूप में चला कि जब हम जो पढ़ते थे, जो हमारा साहित्य, लिटरेचर, जो पत्रिका छापते थे, जो हमारा सिद्धांत था, उसको जब फील्ड में जाके प्रैक्टिकली देखा तो उसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फ़र्क नज़र आया मुझे। क्योंकि लगातार मैं ज़्यादा टाइम एक जगह पे रह के मैगजीन और लिटरेरी वर्क करता रहा। फील्ड में जब मैं गया
गाँव के अंदर, खासतौर गढ़चिरौली के अंदर जब मैं 3 साल तक घूमा तो उसमें मुझे प्रैक्टिस और सिद्धांत में बहुत फ़र्क नज़र आया। तो उसको लेके फिर कई सारे सवाल उठे और उसमें फिर मुझे ये लगा कि जो हिंसा है, मतलब जिन आदिवासियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन आदिवासियों के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो वो आदिवासी मुखबिर के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब मारे जा रहे थे। और जो नया तबका यहाँ पे उभर रहा था, मतलब स्टूडेंट थे 10वीं 12वीं जो जाते थे, उनको डाउट देखा जाता था। कोई नौकरी करने के लिए जाएगा तो उसको भी ऐसे सोचा जाता था कि शायद ये मुखबिर बन जाए। तो उस पर अननेसेसरी बहुत सारे प्रेशर थे। फिर यहाँ की जो सरपंच, जिला परिषद तरह की जो संस्थाएं थी जो गाँव के लिए कुछ काम कर सकते थी, उनके ऊपर भी बहुत तरह का दबाव था। उनको इस्तीफे, मास लेवल पे इस्तीफे दिलवाए गए एक बार 2012 में 200-250 लोगों के। तो इस तरह फिर कई सारे इस तरह के सवाल उठे, तेंदुपत्ता को लेके, ये जो खदानें हैं उनके आंदोलनों को लेके, पार्टी और ठेकेदारों के संबंध को लेके, पार्टी के अंदर थोड़े भ्रष्टाचार को लेके, लीडर और कैडर के बीच का जो रिश्ता है उसमें कंट्राडिक्शन को लेके, ऐसे कई सारे सवाल बीच बीच में दिमाग में उठते रहे। नतीजा, उत्तर गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। अब वहां एक भी सशस्त्र माओवादी नहीं बचा है। दक्षिण गढ़चिरौली में भी नक्सलियों की ताकत अब एटापल्ली और भामरागढ़ तहसील तक सीमित हो गई है। कभी कभी छत्तीसगढ़ से लगी सीमा से नक्सली गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन अब नहीं के बराबर है। आज के डेट में कि उत्तर गढ़चिरौली में एक भी सशस्त्र माओवादी शेष नहीं है, ये बोलने में कोई हरकत नहीं है। 17 जुलाई को एक बड़े इनकाउंटर में मूसलाधार बारिश में हमारे C60 के बहादुर जवानों ने जाकर के वो इनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें उत्तर गढ़चिरौली के 12 जो कट्टर माओवादियों थे उनको मार गिराया। और उसके बाद से उत्तर गढ़चिरौली में आज के दिन में कोई भी सशस्त्र माओवादी शेष नहीं। तो C60 का ओवरऑल जो मैंडेट था नक्सल विरोधी अभियान करना और नक्सल के प्रेजेंस को गढ़चिरौली में कम करना, उसमें C60 बहुत हद तक सफल हुई है। और अब गढ़चिरौली में, दक्षिण गढ़चिरौली के एक छोटे से पॉकेट में माओवादियों का प्रेजेंस है, उसको भी कम करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस पूरी प्रयास कर रही है। किसी भी जिले की प्रगति में सबसे अहम भूमिका स्थानीय प्रशासन की होती है, लेकिन गढ़चिरौली का मामला अनोखा है। नक्सल प्रभावित जिला होने के नाते सुरक्षा, नागरिक सुविधा और भरोसा, तीनों मोर्चे पर यहाँ पुलिस की भूमिका अहम रही है। भरोसा जीतने के लिए हमने एक स्पेशल अभियान इम्प्लीमेंट किया था, जिसको पुलिस दादालारो खिड़की बोलते हैं, जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इनिशिएटिव है कम्युनिटी पुलिसिंग की, जिसके तहत हमारा रीच बहुत बड़ा है। गढ़चिरौली में 64 पुलिस स्टेशन है और हमारा लगभग 12,000 फोर्स है, तो वी कैन रीच टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स जिला प्रशासन के हेल्प से पुलिस स्टेशन के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया। तो करीब 10,000 बेनिफिशरीज हमने कवर किए लास्ट 3 साल में। और जो बेसिक जनधन अकाउंट है, आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो स्कीम्स का लाभ लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, तो वो सब लोगों को हमने प्रोवाइड करके दी और उससे उनको एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। यह एक पहला एस्पेक्ट रहा। और दूसरा जो एस्पेक्ट रहा कि स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल्य विकास के माध्यम से गढ़चिरौली पुलिस ने करीब 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है 3 साल में। और जो इंडस्ट्री यहाँ पे आए उन्होंने भी 6-7 हजार लोगों को लास्ट 3 साल में एम्प्लॉयमेंट दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जस्ट मैं एग्जांपल साइड करूंगा कि जो एटापल्ली जो हमारा मोस्ट बैकवर्ड तहसील है, उसमें लास्ट 3 साल में 4,000 टू व्हीलर का सेल हुआ। तो दिस इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। दूसरा एक इंडिकेटर है, सबसे ज्यादा एनुअल पेट्रोल और डीजल का सेल की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन विदर्भ गढ़चिरौली में होता है। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लोगों में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स है कि जो 3 साल में जो चेंज लाया है, तो अभी लोगों को विश्वास हो गया, तो इसलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हाँ? और जो जल जंगल जमीन का जो है, आई थिंक पैसा आने के बाद, पैसा ने ग्राम पंचायत को बहुत पावर्स दिए, तो रिसोर्सेस तो लोगों के पास है, ग्राम पंचायत के पास है, तो लोगों को पता है इसमें ना शासन या प्रशासन की कोई एक्सप्लॉयटेशन की भूमिका नहीं है। और जो इंडस्ट्री आ रहे हैं, जो प्रशासन ये कर रहा है, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है शांति, सुरक्षा और इलाके के लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा। गढ़चिरौली पुलिस ने इन तीनों मोर्चों पर उल्लेखनीय काम किया है, इसलिए राज्य का सबसे पिछड़ा जिला अब विकास की राह पर चल पड़ा है।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।